Good afternoon, students. I am Jaideep Kumar from KBCRPM Mukamaghat. Let's continue our next topic, revenue budget. Okay, students, previous वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था कंपोनेंट ऑफ बजट। कंपोनेंट ऑफ बजट टॉपिक को डिस्कस करते समय स्टूडेंट्स हमने आपको बताया था कि बजट के दो कंपोनेंट होते हैं। एक आपको बताया गया था रिवेन्यू बजट एंड सेकेंड कैपिटल बजट। ओके, तो अब हम इस वीडियो में स्टूडेंट्स पहले रिवेन्यू बजट्स के सब कंपोनेंट क्या हैं उनको डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैपिटल बजट के सब कंपोनेंट क्या हैं। ओके, तो इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ बजट यानी रिवेन्यू बजट के सब कंपोनेंट्स को। ओके, तो स्टूडेंट्स रिवेन्यू बजट कंपोनेंट को डिस्कस करने से पहले सबसे पहले हम लोगों को ये जानना जरूरी है कि व्हाट इज रिवेन्यू एंड व्हाट इज कैपिटल, क्योंकि दो मेन कंपोनेंट हैं, एक रिवेन्यू कंपोनेंट एंड सेकंड कैपिटल कंपोनेंट। तो सबसे पहले स्टूडेंट्स अगर हम इन्हीं दो टर्म्स को आइडेंटिफाई कर लें कि व्हाट इज रिवेन्यू एंड व्हाट इज कैपिटल, देन द डिस्कशन इज गोइंग वेरी इजी। यानी अगर हम रेवेन्यू और कैपिटल दो टर्म्स को ही पहले आइडेंटिफाई कर लें तो हमारा जो इस यूनिट का होल डिस्कशन है वो बहुत इजी हो जाएगा। ओके, तो स्टूडेंट्स हम पहले कुछ एग्जाम्पल से, कुछ प्रैक्टिकल बिहेव से रेवेन्यू और कैपिटल दोनों टर्म्स में एक डिफरेंस क्रिएट कर लेते हैं, इनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स सबसे पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि इनकम क्या है, या इनकम को, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ लाइफ सरवाइव करने के लिए कुछ ना कुछ कंजम्पशन करना है, और कंजम्पशन यानी एक्सपेंडिचर करने के लिए आप लोगों के लिए इनकम मस्ट है। तो फर्स्ट क्वेश्चन इरेज होता है स्टूडेंट्स, क्योंकि हम बजट में पढ़े हुए हैं। अभी बजट को जब हमने डिफाइन किया था तो बताया था इट इज द स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेशन ऑफ रिसीट्स एंड एक्सपेंडिचर, यानी गवर्नमेंट को कहाँ कहाँ से कितनी कितनी रिसीट्स होने वाली हैं यानी अर्निंग्स होने वाली हैं, और कितनी कितनी गवर्नमेंट कहाँ कहाँ एक्सपेंडिचर करेगी यानी व्यय करेगी, स्पेंड करेगी। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर यानी स्पेंड करने के लिए सबसे पहले आपको पैसा चाहिए होगा, मनी चाहिए होगा, और मनी कहाँ से आता है स्टूडेंट्स? हमारी इनकम से आता है। और ये इनकम कैसे जनरेट होती है? इनकम जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट? प्रोवाइडिंग सम फैक्टर सर्विसेज। जब भी कोई पर्सन, कोई इंडिविजुअल या कोई फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अपनी सर्विसेज किसी सेकेंड पर्सन को या किसी को सेल करता है, सेकेंड पर्सन को अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कराता है, तो रिटर्न में उसको कुछ ना कुछ पेमेंट मिलता है, और ये पेमेंट स्टूडेंट्स क्या कहलाता है? फैक्टर इनकम कहलाता है, और यही हम इंडिविजुअल्स या आप सभी की इनकम कहलाता है। यानी अगर आपको इनकम अर्न करनी है स्टूडेंट्स तो क्या करना होता है? प्रोवाइडिंग सम फैक्टर सर्विसेज, हमें कुछ ना कुछ सर्विसेज प्रोवाइड करनी होती है। ओके, अब स्टूडेंट गवर्नमेंट के केस में क्या हो सकता है? क्या गवर्नमेंट जो है कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराती है? कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड कराती है? आपके घर काम करने आती है क्या? या किसी फैक्ट्री कंपनी में जॉब करने जाती है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। यानी गवर्नमेंट कोई किसी भी पर्सन को कोई भी फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कराती। इसका मतलब गवर्नमेंट को इनकम नहीं हो सकती, यानी गवर्नमेंट
इनकम अर्निंग्स के लिए काम नहीं करती। समझ गए? इसका मतलब साफ है कि गवर्नमेंट के पास कोई भी इनकम सोर्स नहीं होता है। यानी गवर्नमेंट के पास जितनी अर्निंग्स हैं, जितना उसके पास मनी कलेक्शन होता है, वो कम से कम गवर्नमेंट की इनकम तो नहीं है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। तो फिर क्या होता है, आप ही बताइए। मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि मान लीजिए आपके पास कोई इनकम सोर्स नहीं है, तो आप मनी अर्निंग कहां से करेंगे? दो ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। पहला, बोरोइंग टू समवन, आप किसी पर्सन से बोरो कर लें, लोन ले लें, जिसे हम डेब्ट भी कहते हैं। दूसरा ऑप्शन, आपके पास जो असेट है, आपके पास जो संपत्ति है, असेट्स हैं, उन असेट्स को सेल कर दें। अगर आपके पास मान लीजिए कोई इनकम सोर्स नहीं है, यानी आप कोई फैक्टर सर्विस प्रोवाइड नहीं कर सकते, तो आपके पास मनी कहाँ से आएगा? आपके पास उसके लिए दो ऑप्शन हो सकते हैं स्टूडेंट। पहला, आप किसी दूसरे पर्सन से बोरो कर लें, लोन ले लें, या फिर आपके पास जो असेट्स अवेलेबल हैं उन असेट्स को सेल कर दें। समझ गए? तो इनके रिजल्ट क्या होंगे? अगर स्टूडेंट्स आप किसी पर्सन से बारो कर रहे हैं, उधार ले रहे हैं, लोन ले रहे हैं, तो क्या होगा? ये आप पर लायबिलिटी क्रिएट कर देगा। किस लिए? रीपेमेंट। क्यों? आपने लोन लिया है, आपने किसी से बारो किया है, तो आपको उसे उसका जो पैसा आपने लोन के फॉर्म में लिया है या बारोइंग की उधार लिया है, आपको उस पर्सन का पैसा वापस करना होगा। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप जिस पर्सन से आपने बारो किया है उसे रीपेमेंट करें। तो इसी को क्या कहा जाता है स्टूडेंट? लायबिलिटी कहा जाता है। यानी जब भी आप किसी पर्सन से बारो करते हैं, उधार लेते हैं, तो आप पर एक लायबिलिटी क्रिएट हो जाती है। और ये लायबिलिटी क्या है? रीपेमेंट ऑफ लोन, यानी लोन को रिपेमेंट करने की एक लायबिलिटी बनती है। यानी जब भी आप किसी पर्सन से बोरो करेंगे यानी लोन लेंगे, तो ये आप पर लायबिलिटी क्रिएट कर देगा। जैसे आप बैंक में पैसा, सेविंग अकाउंट में पैसा डिपॉजिट करने जाते हैं, तो बैंक की लायबिलिटी बन जाती है आपकी, आप पर, कि वो आपका पैसा वापस दे, रीपेमेंट करे। ओके। और अगर आप अपनी असेट्स को सेल करते हैं तो रिजल्ट क्या होगा? आपके असेट्स घटने लगेंगे, रिडक्शन इन असेट्स होगा, रिडक्शन इन असेट्स होगा। समझ गए? मान लीजिए आपके पास 10,000 का कोई असेट्स है। मान लीजिए आपके पास एक पुरानी मोटरसाइकिल है जिसकी कीमत मान लीजिए 10,000 है, और आपको सेल करना है इसे। तो आप अगर इस मोटरसाइकिल को 10,000 में सेल कर देंगे तो आपके पास अब असेट्स कितना बचेगा? 0। यानी आपने जैसे ही सेल को असेट्स को सेल किया, क्या हुआ? आपकी असेट्स में रिडक्शन हो गया, यानी आपके जो असेट्स हैं वो घट गए। यानी इनकम के अलावा अगर आप मनी अर्न करने का, मनी कलेक्ट करने का कोई दूसरा ऑप्शन यूज करते हैं तो आपको दो रिजल्ट मिल सकते हैं। एक, बारोइंग करेंगे तो लायबिलिटी क्रिएट हो जाएगी, और अगर आप सेल करते हैं अपने असेट्स को तो आपके असेट्स में रिडक्शन होना कंपलसरी है। क्लियर है? अब इनके अलावा, इसके अलावा भी हम और बात कर सकते हैं। अगर स्टूडेंट्स आपके पास कोई ऐसा ऑप्शन है, इफ यू हैव एनी ऑप्शन ऑफ अर्निंग्स, यानी आपके पास इनकम बारोइंग और सेल ऑफ असेट्स के अलावा कोई फोर्थ ऑप्शन है अर्निंग्स का,
विच क्रिएट नो लाइबिलिटी एंड मेक्स नो रिडक्शन इन असेट्स। समझे? अगर आपके पास इन 3 ऑप्शन के अलावा कोई चौथा अर्निंग का ऐसा ऑप्शन है स्टूडेंट्स, जो अर्निंग से आप पर ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही आपके असेट्स में कोई रिडक्शन होता है। ध्यान से समझिए स्टूडेंट्स, क्योंकि आप बारो करेंगे तो लाइबिलिटी क्रिएट होगी, सेल ऑफ असेट्स करेंगे तो असेट्स रिड्यूस हो जाएंगे। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा अर्निंग का ऑप्शन है जिससे अर्निंग होने पर आप पर ना तो कोई लाइबिलिटी क्रिएट होती है और ना ही आपके असेट्स में कोई रिडक्शन होता है स्टूडेंट, तो ऐसे सोर्स ऑफ अर्निंग को रेवेन्यू सोर्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रेवेन्यू सोर्स कहा जाता है। और इन सोर्सेस से जो अर्निंग्स होती हैं स्टूडेंट्स, उन्हें रेवेन्यू रिसीप्ट्स कहा जाता है। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? रेवेन्यू सोर्स क्या है? एक ऐसा सोर्स ऑफ अर्निंग जहां पर अर्निंग करने से आप पर कोई लाइबिलिटी क्रिएट ना हो, आपके असेट्स में कोई रिडक्शन ना हो, उस सोर्स ऑफ अर्निंग को स्टूडेंट क्या कहा जाता है? रेवेन्यू सोर्स कहा जाता है। और इस सोर्स से जितनी भी अर्निंग होंगी स्टूडेंट्स, उन्हें हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू अर्निंग्स कहेंगे। ओके, समझ गए रेवेन्यू सोर्स और रेवेन्यू अर्निंग्स क्या हैं? और इन रेवेन्यू अर्निंग्स को ही स्टूडेंट क्या कहा जाता है? रेवेन्यू रिसिप्ट कहा जाता है। क्लियर? और अगर देखिए इनकम का हम कॉलम यहां से हटा देते क्योंकि हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की स्टूडेंट, तो गवर्नमेंट के पास कोई इनकम नहीं हो सकती। गवर्नमेंट इनकम अर्न करने के लिए नहीं होती है, ठीक है? इनकम अर्न करने के लिए नहीं होती गवर्नमेंट। तो एक ऐसा ऑप्शन जो आप पर ना तो लाइबिलिटी क्रिएट करे ना आपके असेट्स में रिडक्शन करे, उसे रेवेन्यू सोर्स, और इस सोर्स से जो अर्निंग होती है उसे रेवेन्यू अर्निंग या रेवेन्यू रिसीट कहा जाता है। और स्टूडेंट्स, कोई भी ऐसा सोर्स ऑफ अर्निंग जो गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी क्रिएट कर दे, ध्यान से, ऐसा कोई सोर्स ऑफ अर्निंग जो गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी क्रिएट कर दे या रिडक्शन इन गवर्नमेंट असेट्स कर दे, यानी ऐसा कोई भी सोर्स ऑफ अर्निंग जो गवर्नमेंट पे लाइबिलिटी क्रिएट करता हो या गवर्नमेंट के असेट्स में कमी करता हो स्टूडेंट्स, उसे कैपिटल सोर्स ऑफ अर्निंग्स कहा जाता है। कैपिटल सोर्स ऑफ अर्निंग्स कहा जाता है। और कैपिटल सोर्स से जो भी अर्निंग्स होती हैं स्टूडेंट, उसे कैपिटल रिसीप्ट्स कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे। अब उम्मीद है कि आप सीख गए होंगे व्हाट इज रेवेन्यू रिसीट्स एंड व्हाट इज कैपिटल रिसीट। कैपिटल रिसीट्स रिफर्स टू दोज अर्निंग्स which creates liability or reduce in government assets is known as capital receipts. समझ गए? and all those source of earnings of government which create no liability and no reduction in government assets is known as revenue receipts. समझ गए स्टूडेंट्स? रेवेन्यू रिसीट्स और कैपिटल रिसीट्स में क्या अंतर है? एक एक एग्जांपल से समझिए। मान लीजिए गवर्नमेंट ने यूएसए से
500 करोड़ का लोन ले लिया, लोन ले लिया तो गवर्नमेंट को कुछ अर्निंग्स हो गई। कितनी अर्निंग हुई? 500 करोड़। तो ये अर्निंग्स किस में जाएंगी स्टूडेंट? रेवेन्यू में या कैपिटल में? अब आप कैसे पता करेंगे? आप देखिए, क्या ये 500 रुपए ने कोई लाइबिलिटी क्रिएट की? अगर लाइबिलिटी क्रिएट की तो ये कहाँ जाएगा? कैपिटल रिसीट्स में। और लाइबिलिटी क्रिएट नहीं की तो कहाँ जाएगा? रेवेन्यू रिसीट्स में। अब देखिए, लोन लिया है तो लोन वापस भी करना पड़ेगा, यानी क्या हुआ? रीपेमेंट लाइबिलिटी क्रिएट हो गई। यानी अगर गवर्नमेंट कोई लोन लेती है, चाहे वो अब्रॉड से ले चाहे हमारे कंट्री के अंदर से ले, वो कैसे क्या होंगे स्टूडेंट्स? कैपिटल रिसीट्स होंगी। क्लियर है? दूसरा एग्जाम्पल और लेते हैं। मान लीजिए गवर्नमेंट हमारी जो है वो इंडियन रेल ये गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी है ना, यानी गवर्नमेंट का असेट्स है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंडियन रेलवे को, रिलायंस को बेच देता है, मान लीजिए 500 करोड़ में सेल कर दिया, किसे? टाटा को मान लीजिए सेल कर दिया, तो गवर्नमेंट की जो असेट अब थी इंडियन रेलवे, वो अब किसका असेट हो गया? टाटा का। यानी गवर्नमेंट का असेट्स क्या हुआ? रिड्यूस हो गया ना, रिड्यूस हो गया। इसका मतलब ये कैपिटल इन नेचर है। ओके। अब मान लीजिए थर्ड एग्जांपल, गवर्नमेंट ने जो टाटा कंपनी, अभी हमने एग्जांपल लिया, टाटा कंपनी पर 500 रुपए का टैक्स लगा दिया, तो अब टाटा कंपनी क्या करेगी? गवर्नमेंट को 500 करोड़ टैक्स देगी, यानी गवर्नमेंट की अर्निंग कितनी हो जाएंगी स्टूडेंट? 500 करोड़ हो जाएंगी, 500 करोड़ हो जाएंगी। तो ये अर्निंग कैपिटल अर्निंग होंगी या रेवेन्यू अर्निंग्स होंगी? सोचिए, गवर्नमेंट को जो 500 करोड़ की अर्निंग हुई, क्या ये 500 रुपए का जो टैक्स या 500 करोड़ का जो टैक्स टाटा ने गवर्नमेंट को दिया, क्या गवर्नमेंट दोबारा गवर्नमेंट को ये 500 रुपए या 500 करोड़ रुपए टाटा को वापस करने होंगे? टैक्स का पैसा गवर्नमेंट वापस करती है किसी का? नहीं। इसका मतलब ये 500 करोड़ रुपए ने गवर्नमेंट पे कोई भी लायबिलिटी क्रिएट नहीं की। क्लियर? दूसरा, क्या इस 500 करोड़ रुपए से गवर्नमेंट के असेट में कोई रिडक्शन हुआ? गवर्नमेंट के पास जितनी भी संपत्ति थी उसमें कोई रिडक्शन हुआ? नहीं। तो देखिए, इस 500 करोड़ रुपए ने गवर्नमेंट पे ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट की और ना ही कोई रिडक्शन इन असेट्स किया। तो ये कहाँ इंक्लूड हो जाएगा स्टूडेंट्स? रेवेन्यू रिसीट्स में हो जाएगा। क्लियर? तो कैपिटल रिसीट्स और रेवेन्यू रिसीट्स में यही बेसिक अंतर है। अगर कोई भी गवर्नमेंट की अर्निंग जो उस पे गवर्नमेंट पे लायबिलिटी क्रिएट करें या उसके असेट्स में रिडक्शन कर दें तो उसको क्या कहेंगे? हम कैपिटल रिसीट्स ऑफ गवर्नमेंट कहेंगे। और ऐसी कोई भी अर्निंग जो गवर्नमेंट पे ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करती हो और ना ही गवर्नमेंट की असेट्स में कोई रिडक्शन करती हो, उसे हम क्या कहेंगे? रेवेन्यू रिसीट्स कहेंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स आप रेवेन्यू और कैपिटल का मीनिंग आइडेंटिफिकेशन समझ गए होंगे। अगर अब भी कोई डाउट है तो आप मुझसे फ़ोन पे या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ लीजिएगा, या फिर जब हम जूम क्लास करते हैं उस समय आप इसे डिस्कस कर लीजिए। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, जो मैंने आपको बताया उसी के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ रेवेन्यू रिसीट्स की डिफिनेशन लिखी हुई है। देखिए, लिखा है रेवेन्यू रिसीट्स रिफर्स टू दोज रिसीप्ट्स विच नीदर क्रिएट एनी लायबिलिटी नॉर रिड्यूस एनी असेट्स ऑफ गवर्नमेंट। यानी
रिवेन्यू रिसीट्स क्या है? ऐसी सारी रिसीट्स जो गवर्नमेंट पे ना तो कोई लायबिलिटी क्रिएट करें, ना ही गवर्नमेंट के असेट्स में कोई कमी करें, क्या कहलाएंगी? रिवेन्यू रिसीट्स कहलाएंगी। फॉर एग्जाम्पल देखिए स्टूडेंट, टैक्स, अभी मैंने आपको बताया टैक्स से जो भी अर्निंग गवर्नमेंट की होंगी उससे ना तो गवर्नमेंट को कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी और ना ही उसके असेट्स में कोई रिडक्शन होगा। ग्रांट्स, अनुदान कहते हैं हिंदी में, अनुदान। जैसे मान लीजिए अभी बिहार में बाढ़ चल रहा है, फ्लड का प्रॉब्लम है। अब कोई हमारा जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं या हमारे जो मोस्ट फेवर्ड यानी फ्रेंड कंट्रीज़ हैं, उनको लगता है कि इंडिया में अभी फ्लड क्राइसिस चल रहा है, तो वो हमें हेल्प करने के लिए कुछ 500 करोड़ रुपए मान लीजिए दे दिया, या किसी वर्ल्ड बैंक ने इस फ्लड क्राइसिस से निपटने के लिए हमें 500 रुपए ग्रांट दे दिया, 500 करोड़ ग्रांट दे दिया। ठीक है, तो ये ग्रांट हमें वर्ल्ड बैंक को या किसी कंट्री को वापस नहीं करना है, तो इससे ना तो हम पे कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी और ना ही हमारे असेट्स में कोई रिडक्शन होगा। या किसी अब्रॉड कंट्री ने मान लीजिए हमारी कंट्री को कोई गिफ्ट दे दिया, तो इससे भी हम गिफ्ट दिया तो कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं होती। या हमें, या गवर्नमेंट जो PSUs चलाती है, पब्लिक, PSU मीन्स पब्लिक सेक्टर यूनिट, यानी गवर्नमेंट के जो अपने इंटरप्राइजेज हैं, अपनी कंपनियां हैं, जो आपने नाम सुना होगा, NTPC, इंडियन रेलवे, LIC, ये सब क्या हैं? ये गवर्नमेंट की अपनी कंपनियां हैं। और इन कंपनियों को चलाने से जो भी प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट गवर्नमेंट पे ना तो कोई लायबिलिटी होती है और ना ही गवर्नमेंट के कोई असेट्स में रिडक्शन होता है। इसलिए ये जितने भी यहाँ एग्जाम्पल दिए हैं सारे के सारे कैसे हैं? रिवेन्यू रिसीट्स के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, अब देखिए नोट, रिवेन्यू रिसीट्स आर रेगुलर एंड रिकरिंग इन नेचर, यानी जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं ये रेगुलर होती हैं। रेगुलर मीन्स नियमित होती हैं, ये टाइम पर एक निश्चित टाइम के पीरियड में बार बार गवर्नमेंट को रिसीट अर्निंग्स होती रहती हैं। रिकरिंग मीन्स बार बार। ठीक है, तो रिवेन्यू रिसीट्स का नेचर कैसा होता है? रेगुलर होता है, यानी ये कंटिन्यू आने वाली हैं, और रिकरिंग बार बार अर्निंग्स होने वाली हैं। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। देखिए स्टूडेंट्स क्या लिखा है यहाँ, रेवेन्यू रिसीट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, यानी जो रेवेन्यू रिसीट्स होती हैं इनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहला पार्ट इनका क्या है? टैक्स रिवेन्यू। ठीक है, टैक्स रिवेन्यू। यहाँ देखिए थोड़ा सा हमने भी एग्जाम्पल में देखा ऊपर, यहाँ देखिए ये टैक्स है, ये ग्रांट कोई टैक्स नहीं होता, गिफ्ट कोई टैक्स नहीं होता, प्रॉफिट ऑन PSUs ये कोई टैक्स नहीं होता। यानी गवर्नमेंट की जो रिवेन्यू रिसीट्स हैं स्टूडेंट वो 2 तरह की हैं। एक ऐसी रिवेन्यू जो टैक्स से आती हैं, एक ऐसी रिवेन्यू जो टैक्स के अलावा अदर सोर्स से आती हैं। ठीक है, यानी टैक्स रिवेन्यू रिफर्स टू टोटल सम या सम टोटल ऑफ दोज रिसीट्स विच कलेक्टेड फ्रॉम ऑल टैक्सेस। यानी अगर हम रिवेन्यू रिसीट्स को टैक्स के बेसिस पे 2 पार्ट में बांट लेते हैं, क्लासीफाई कर देते हैं, यानी हमने लिखा भी है रिवेन्यू रिसीट्स फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, तो 1 हो जाएगा टैक्स रिवेन्यू और सेकंड क्या हो जाएगा स्टूडेंट? नॉन टैक्स रिवेन्यू। यानी ऐसे रिवेन्यू जो टैक्स से आते हैं उन्हें हम टैक्स रिवेन्यू कहते हैं, और ऐसे रिवेन्यू जो टैक्स के अलावा अदर किसी रिवेन्यू सोर्स से आते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉन टैक्स रिवेन्यू कहते हैं। ओके, देखिए यहाँ यही डिफिनेशन लिखी हुई है। टैक्स रिवेन्यू रिफर्स टू सम टोटल ऑफ दोज रिसीप्ट्स विच कलेक्टेड फ्रॉम ऑल टैक्सेस इम्पोज बाई गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जो भी टैक्स इम्पोज किए जाते हैं उन टैक्सेस से जो भी रिवेन्यू होता है उसे हम क्या कहते हैं? टैक्स रिवेन्यू कहते हैं। अगर स्टूडेंट हम टैक्सेस की बात करें, केवल टैक्सेस की बात करें,
तो दो तरह के टैक्स इम्पोज किए जाते हैं। यानी अगर हम क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस करें तो टैक्स कितने टाइप्स के होते हैं? दो टाइप्स के। यानी क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्स, तो यहाँ लिखा है टैक्स आर क्लासिफाइड मेनली टू टाइप्स, यानी टू टाइप्स में क्लासिफाइड किए जाते हैं। एक होता है स्टूडेंट डायरेक्ट टैक्स, ओके, एक है डायरेक्ट टैक्स। तो डायरेक्ट टैक्स में क्या है स्टूडेंट्स? डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं स्टूडेंट्स जो जिस पर्सन पर इम्पोज किए जाते हैं, जो जिस पर्सन पर इम्पोज किए जाते हैं उनका पेमेंट डायरेक्ट उसी पर्सन को, गवर्नमेंट को करना पड़ता है। उन्हें हम डायरेक्ट टैक्स की कहते हैं। और डायरेक्ट टैक्स ज़्यादातर इम्पोज कहाँ किए जाते हैं, किस पर किए जाते हैं? प्रॉपर्टी पर या फिर पर्सन और इंडिविजुअल या किसी कंपनी की इनकम पर इम्पोज किए जाते हैं। इसीलिए उसी सेम पर्सन को इन टैक्सेस का पेमेंट करना होता है जिस पर्सन पर ये टैक्स इम्पोज किए जाते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ लिखा भी है डायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स रिफर्स टू दोज टैक्स विच आर इम्पोज्ड ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम। अभी बताया मैंने कि डायरेक्ट टैक्स सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी या फिर किसी पर्सन या कंपनी की इनकम पर इम्पोज किए जाते हैं। वही लिखा है इम्पोज ऑन प्रॉपर्टी एंड इनकम ऑफ इंडिविजुअल, इंडिविजुअल मीन्स हाउस होल्ड एंड फर्म, दोनों आर एंड पेड डायरेक्टली बाय सेम पर्सन टू गवर्नमेंट। यानी ऐसा कोई भी टैक्स जो किसी पर्सन या कंपनी की इनकम या प्रॉपर्टी पर टैक्स लगाया गया और वो टैक्स उसी सेम पर्सन ने पेमेंट किया जिस पर्सन पर लगाया गया, तो उसे हम क्या कहेंगे स्टूडेंट? डायरेक्ट टैक्स कहेंगे। यानी डायरेक्ट टैक्स ऐसे टैक्स होते हैं जो एक ही पर्सन पर लगाए जाते हैं और पेमेंट भी वही पर्सन करता है। यानी डायरेक्ट टैक्स imposed direct tax imposed and payment by same person, ओके। वही यहाँ लिखा है। एग्जाम्पल की बात करें तो इनकम टैक्स जो हम लोगों पे लगता है, हमारी इनकम, जो इतने भी पर्सन हैं जो जॉब में हैं या बिजनेस कर रहे हैं और जिनकी इनकम एक लिमिट से ज़्यादा है, उनकी इनकम पे गवर्नमेंट टैक्स लगा देती है, उसे हम क्या कहते हैं? इनकम टैक्स। कारपोरेट टैक्स, कारपोरेट टैक्स जितनी भी कंपनी हैं, कंपनी की इनकम पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे क्या कहा जाता है स्टूडेंट? कारपोरेट टैक्स। वेल्थ टैक्स, हमारे पास जो संपत्ति है, जो असेट्स है, उस असेट्स पर या संपत्ति पर जो टैक्स लगा दिया जाता है उसे हम वेल्थ टैक्स कहते हैं। इंटरेस्ट टैक्स, इंटरेस्ट यानी हम जो जितनी भी अपनी प्रॉपर्टी या असेट्स कहीं डिपॉजिट करते हैं, बैंक में डिपॉजिट करते हैं या कहीं अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स में डिपॉजिट करते हैं, तो उस पे जो इंटरेस्ट लगता है, उस इंटरेस्ट जो मिलता है हमें, उस इंटरेस्ट पर जो टैक्स लगाया जाता है उसे भी हम क्या कहते हैं? डायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्योंकि इंटरेस्ट भी क्या है? इंटरेस्ट भी एक फैक्टर इनकम है। और अभी आपको बताया ऐसा कोई टैक्स जो इनकम या फिर प्रॉपर्टी पर लगाया जाएगा वो क्या होगा? डायरेक्ट टैक्स होगा। देखिए, पर्सन की इनकम पे लगा, इनकम टैक्स हो गया। कंपनी की इनकम पर लगा, कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। प्रॉपर्टी पर लगा, वेल्थ टैक्स हो गया। और ये भी इनकम है, इनकम पर टैक्स लगा तो ये भी क्या हुआ स्टूडेंट? डायरेक्ट टैक्स हुआ। और अगर कंपनी में टैक्स लगता है तो कंपनी को खुद ही पेमेंट करना होगा। पर्सन को टैक्स लगता है, पर्सन की इनकम, तो पर्सन खुद ही टैक्स पे करता है। तो देखिए यहाँ टैक्स का इम्पोजिशन और पेमेंट एक ही पर्सन कर रहा है। यानी डायरेक्ट टैक्स को किसी भी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट नहीं किया जा सकता। ये डायरेक्ट टैक्स जिस पर्सन पर इम्पोज किए जाते हैं वही पर्सन इसका पेमेंट करते हैं। तो ऐसे सारे के सारे टैक्स क्या कहलाते हैं स्टूडेंट? डायरेक्ट टैक्स कहलाते हैं। ओके, नेक्स्ट क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्स देखिए क्या है?
Indirect tax refers to those tax which are generally imposed on goods and services. डायरेक्ट टैक्स में क्या था? इम्पोज्ड ऑन इनकम एंड प्रॉपर्टी। जब भी किसी पर्सन इंडिविजुअल की प्रॉपर्टी या इनकम पर टैक्स लगेगा डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। और इनडायरेक्ट टैक्स कैसे होते हैं? ये जनरली गुड्स और सर्विसेज की सेल पर लगाए जाते हैं। यानी इनडायरेक्ट टैक्स ज़्यादातर गुड्स और सर्विसेज पर इम्पोज किए जाते हैं। क्लियर? एंड द बर्डन ऑफ टैक्सेस शिफ्टेड टू अनदर पर्सन थ्रू एडिंग इन प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। यानी इनडायरेक्ट टैक्सेस का जो बर्डन होता है वो किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर दिया जाता है। यानी इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज तो किसी फर्स्ट पर्सन पर किए जाते हैं, लेकिन इनका पेमेंट कौन करता है? कोई सेकंड पर्सन करता है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज पर किए जाते हैं। समझ गए? अब गुड्स और सर्विसेज पर अगर कोई टैक्स लगा तो जो पर्सन इसे सेल कर रहा है वो क्या करेगा? उस टैक्स का अमाउंट इस गुड्स एंड सर्विसेज के प्राइस में ऐड कर देगा और किसी सेकंड पर्सन को सेल कर देगा। तो फाइनली ऐसे टैक्स जो गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पे लगाए जाते हैं उनका पेमेंट कौन करता है? कोई दूसरा कंज्यूमर करता है, कोई दूसरा पर्सन करता है, जबकि ये इम्पोज किसी फर्स्ट पर्सन पे किए जाते हैं। यानी जो टैक्स का बर्डन है, टैक्स का बर्डन मीन्स समझते हैं स्टूडेंट? बर्डन ऑफ टैक्स मीन्स होता है पेमेंट ऑफ टैक्स। तभी तो बर्डन होता है। हम पे टैक्स लग गया तो टैक्स का बर्डन हो गया, क्योंकि हमें अब वो पेमेंट करना होगा। तो टैक्स बर्डन शिफ्टेड टू अनदर पर्सन, यानी पेमेंट जो टैक्सेस, यानी टैक्स इम्पोज किसी पर फर्स्ट पर्सन पे किए जाते हैं, लेकिन इनका पेमेंट पेमेंट करना किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर दिया जाता है स्टूडेंट्स। तो उसे हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। यानी डायरेक्ट टैक्स में टैक्स का इम्पोज और पेमेंट दोनों एक ही पर्सन करता है, सिंगल पर्सन करता है। समझ गए? जबकि इनडायरेक्ट टैक्स में टैक्स इम्पोज किसी अलग पर्सन पर होता है, जबकि टैक्स का पेमेंट कोई दूसरा पर्सन करता है। क्यों? क्योंकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज की सेल पर किए जाते हैं, और इसीलिए जो सेलिंग प्राइस होता है स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस होता है, इन टैक्स का अमाउंट इस सेलिंग प्राइस में ऐड करके किसी दूसरे पर्सन पर शिफ्ट कर दिया जाता है। इसीलिए इनको हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये टैक्सेस, इनडायरेक्ट टैक्सेस लगाए किसी दूसरे पर्सन पे जाते हैं, जबकि इनडायरेक्टली इनका पेमेंट कोई दूसरा पर्सन करता है। इसीलिए इन्हें हम इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, जिसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल आज हमें क्या मिलता है? जीएसटी मिलता है। जीएसटी मिलता है। इससे पहले वैट था, सेल टैक्स था, कस्टम ड्यूटी थी, एक्साइज ड्यूटी थी। अब सबको खत्म करके एक टैक्स इंडिया में आ गया जिसका नाम है जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। हिंदी में कहते हैं वस्तु एवं सेवा कर। जीएसटी को हिंदी में क्या कहते हैं? वस्तु एवं सेवा कर। ठीक है? तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का अंतर समझ गए? अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे फ़ोन करिए या फिर जूम क्लास होगी उसमें डिस्कस कीजिएगा। ठीक है? लेकिन मुझे लगता है कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स का मीनिंग अच्छे से समझ गए होंगे।
ओके, तो स्टूडेंट्स यही जो सोर्स दो मैंने अभी आपको बताए, एक पहला टैक्स रिवेन्यू, दूसरा नॉन टैक्स रिवेन्यू। तो टैक्स रिवेन्यू में गवर्नमेंट इन्हीं दो तरह के टैक्स से जो भी रिवेन्यू कलेक्ट करती है, चाहे डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स से जो भी रिवेन्यू कलेक्ट होती है स्टूडेंट, इन दोनों टैक्सेस से जो भी अमाउंट होता है उस अमाउंट का सम क्या कहलाता है स्टूडेंट? टैक्स रिवेन्यू कहलाता है। और इन सोर्सेस के अलावा टैक्स रिवेन्यू यानी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस के अलावा जितने भी रिवेन्यू सोर्स हैं उनकी इनकम का सम क्या कहलाता है स्टूडेंट? नॉन टैक्स रिवेन्यू कहलाता है। नॉन टैक्स रिवेन्यू कहलाता है। देखिए यहाँ लिखा भी है, नॉन टैक्स रिवेन्यू रिफर्स टू रिसीप्ट ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम रिवेन्यू सोर्सेस अदर देन टैक्स। यानी नॉन टैक्स रिवेन्यू क्या है? वो नॉन टैक्स रिवेन्यू वो सभी गवर्नमेंट की सारी ऐसी रिसीट्स कहाँ से? रिवेन्यू सोर्सेस से, अदर देन टैक्स, यानी टैक्स के अतिरिक्त, टैक्स के अलावा सभी रिवेन्यू सोर्सेस से जो भी रिसीट्स गवर्नमेंट को होती हैं वो क्या कहलाती हैं? नॉन टैक्स रिवेन्यू कहलाती हैं। क्या कहलाएंगी? नॉन टैक्स रिवेन्यू, यानी ऑल रिसीप्ट्स ऑफ गवर्नमेंट फ्रॉम रिवेन्यू सोर्सेस अदर देन टैक्सेस, यानी टैक्स के अतिरिक्त गवर्नमेंट को रिवेन्यू सोर्सेस से जो भी रिसीट्स होंगी, जो भी अर्निंग्स होंगी वो क्या होंगी? नॉन टैक्स रिवेन्यू होंगी। और ये अदर रेवेन्यू सोर्सेस, टैक्स के अलावा अदर रेवेन्यू सोर्सेस क्या क्या हो सकते हैं? तो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक लोन। पब्लिक मीन्स स्टूडेंट्स गवर्नमेंट है, यहां पर समझ गए? पब्लिक मीन्स गवर्नमेंट। क्लियर? अब देखिए गवर्नमेंट कुछ लोन प्रोवाइड कराती है, गवर्नमेंट कुछ लोन देती है। किस किस को? मान लीजिए किसी स्टेट गवर्नमेंट को दे दिया, स्टेट गवर्नमेंट को ज़रूरत है तो वो लोन कहाँ से लेगी? सेंट्रल गवर्नमेंट यानी केंद्र सरकार से लेगी। ये स्टेट यूनियन टेरिटरी भी हो सकता है या नॉर्मल स्टेट हो सकता है। दूसरा, हमारी पब्लिक जो हमारे सिविलियन हैं ये लोग भी गवर्नमेंट से लोन ले सकते हैं। या गवर्नमेंट क्या करती है? कुछ अदर देशेस यानी फॉरेन कंट्रीज को, फॉरेन कंट्रीज को भी लोन देती है। गवर्नमेंट 3 तरह के लोन प्रोवाइड कराती है, एक स्टेट एंड यूनियन स्टेट्स को, यूनियन टेरिटरीज को, दूसरा सिविलियंस यानी पब्लिक को, तीसरा फॉरेन कंट्रीज को। तो गवर्नमेंट जब भी चाहे वो स्टेट और यूनियन टेरिटरी को लोन प्रोवाइड कराए या पब्लिक को लोन प्रोवाइड कराए या फिर फॉरेन गवर्नमेंट, फॉरेन कंट्री को लोन प्रोवाइड कराए, तीनों पर गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है, कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिलता है। और ये इंटरेस्ट क्या गवर्नमेंट पर कोई लायबिलिटी क्रिएट करेगा? क्या गवर्नमेंट की किसी असेट्स में रिडक्शन करेगा? नहीं ना। ये जो गवर्नमेंट यानी पब्लिक लोन देती है गवर्नमेंट, इससे जो इंटरेस्ट मिलेगा वो इंटरेस्ट ना तो गवर्नमेंट के असेट्स में कोई रिडक्शन करेगा ना लायबिलिटी क्रिएट करेगा, इसलिए ये क्या हो जाएगा? रेवेन्यू सोर्स हो जाएगा, यानी रेवेन्यू रिसीट्स होगा। लेकिन ये इंटरेस्ट टैक्स नहीं है, इसलिए ये नॉन टैक्स रिवेन्यू हो जाएगा। क्लियर है? पब्लिक लोन का मतलब जो गवर्नमेंट हमारी लोन प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट रिसीट्स इंटरेस्ट ऑन पब्लिक लोन गिवन बाय इट, जो गवर्नमेंट द्वारा दिए जाते हैं टू स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक एंड अदर कंट्रीज। जो अदर कंट्रीज को लोन देती है गवर्नमेंट हमारी, उन पे कुछ ना कुछ ने इंटरेस्ट रिसीप्ट होता है। द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इंक्लूड्स इन नॉन टैक्स ऑफ रिवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, यानी नॉन टैक्स रिवेन्यू होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं प्रॉफिट ऑन पीएसयूज, यानी पीएसयूज अभी बताया था पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज। लिख लीजिए इसका फुल फॉर्म कहीं, पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज या पब्लिक सेक्टर यूनिट्स भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैंने आपको बताया कि पब्लिक सेक्टर
यूनिट्स क्या हैं? तो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश्ड मैनी एंटरप्राइजेज इन इट्स अंडरटेकिंग, यानी अपनी अंडरटेकिंग में गवर्नमेंट बहुत सारे एंटरप्राइजेस चलाती है, लाइक इंडियन रेलवे अभी मैंने आपको बताया, LIC अभी बताया, NTPC, वेल, सेल, नंबर ऑफ कंपनीज हैं जो गवर्नमेंट की हैं। और जब एक गवर्नमेंट इन कंपनीज को ऑपरेट करती है तो इनसे कुछ ना कुछ गवर्नमेंट को प्रॉफिट भी होता है, कुछ से प्रॉफिट होता है, कुछ से लॉस भी हो जाता है कभी कभी। जैसे BSNL पहले लॉस में था लेकिन अब प्रॉफिट में है, ठीक है। तो ओवरऑल प्लस माइनस लॉस माइनस प्रॉफिट माइनस लॉस, जो भी एडजस्ट करके गवर्नमेंट को प्रॉफिट होगा अपने यूनिट से, अपनी कंपनीज से, वो प्रॉफिट क्या गवर्नमेंट पे लायबिलिटी होगा? गवर्नमेंट को उन एंटर कंपनीज को वापस करना होगा? कभी नहीं। इसका मतलब कोई लायबिलिटी नहीं है और रिडक्शन इन असेट्स भी नहीं है। इसीलिए गवर्नमेंट को अपनी कंपनीज से जो भी प्रॉफिट होता है वो कहाँ ऐड किया जाता है स्टूडेंट? नॉन टैक्स रेवेन्यू। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट टैक्स नहीं है, इसलिए ये नॉन टैक्स रेवेन्यू में ऐड होगा। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं फी एंड फाइन। फी एंड फाइन, देखिए गवर्नमेंट आपको बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, और कुछ सर्विसेज ऐसी हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, कुछ सर्विसेज ऐसी हैं स्टूडेंट्स जिन पर गवर्नमेंट आपसे फीस लेती है। गवर्नमेंट फीस लेती है। जैसे आपको रजिस्ट्री करानी है किसी ज़मीन या लैंड का, आपको या किसी घर का, बिल्डिंग का रजिस्ट्री करानी है तो गवर्नमेंट आपसे उसकी फीस लेती है। समझ रहे हैं? क्लियर? या अदर कोई इस तरह की सर्विस प्रोवाइड कराती है गवर्नमेंट जिस पर गवर्नमेंट फीस लेती है। या कभी कभी आपने देखा होगा कि आप रोड साइड चलते होंगे, किसी पे हेलमेट नहीं है, गवर्नमेंट के जो ऑफिसर रहते हैं या जो एम्प्लॉई रहते हैं वो क्या करते हैं? चालान कर देते हैं, आप पे फाइन लगा देते हैं। या और अदर कोई आप गवर्नमेंट का लॉ तोड़ते हैं तो गवर्नमेंट क्या करती है? आप पर पेनल्टी या फाइन लगा देती है। या आपको मान लीजिए व्हीकल का लाइसेंस लेना है तो उस लाइसेंस पे गवर्नमेंट फीस लेती है आपसे। तो ऐसी सर्विसेज या ऐसी एक्टिविटीज जिस पे गवर्नमेंट फीस और फाइन चार्ज करती है तो ये एक तरह से गवर्नमेंट्स की अर्निंग्स बन जाती हैं। जो फी या फाइन गवर्नमेंट आपसे लेती है वो कभी आपको वापस नहीं करती, यानी कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करती हैं ये फी और फाइन्स, और ना ही इनसे गवर्नमेंट की असेट्स में कोई रिडक्शन होता है। तो गवर्नमेंट आप पर, हम पर, पब्लिक पर जितने फीस लगाती है या जब फाइन लेती है वो सारे के अमाउंट फी और फाइन का नॉन टैक्स रेवेन्यू में इंक्लूड कर दिया जाता है, क्योंकि फी और फाइन दोनों ही टैक्सेस नहीं हैं। इसीलिए फी और फाइन से गवर्नमेंट को जो भी अर्निंग्स होंगी वो कहाँ होंगी? रेवेन्यू रिसीट्स तो होंगी, लेकिन रेवेन्यू रिसीट्स में नॉन टैक्स रेवेन्यू होंगी। क्लियर? नेक्स्ट देखिए गिफ्ट एंड ग्रांट्स। गिफ्ट एंड ग्रांट, गवर्नमेंट अपने नीबरिंग कंट्रीज या जो फ्रेंड बिजनेस पार्टनर कंट्रीज हैं उनको टाइम टू टाइम कभी गिफ्ट देती है, कभी उनके यहाँ कोई क्राइसिस होती है तो ग्रांट्स देती है। ठीक वैसे ही हमारे जो बिजनेस पार्टनर हैं वो टाइम टू टाइम हमें कुछ ना कुछ कभी गिफ्ट देते रहते हैं, या हमारे यहाँ कोई इकोनॉमिक या नेचुरल क्राइसिस होता है तो उस क्राइसिस से निपटने के लिए हमें भी ग्रांट्स देते हैं। तो ये गिफ्ट और ग्रांट्स दोनों ही गवर्नमेंट पे कोई लायबिलिटी क्रिएट नहीं करते और ना ही गवर्नमेंट के असेट्स में कोई रिडक्शन करते हैं। साथ ही साथ ये गिफ्ट एंड ग्रांट किसी भी टाइप के टैक्स नहीं हैं। तो गवर्नमेंट को गिफ्ट और ग्रांट से जितनी भी अर्निंग्स होती हैं, जितनी भी रिसीट्स होती हैं, ये सारी रिसीट्स रेवेन्यू रिसीप्ट्स में काउंट होती हैं, और रेवेन्यू रिसीट्स में भी कौन सी? नॉन टैक्स रेवेन्यू काउंट होती हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमने आज की वीडियो में सीखा
कि व्हाट इज कैपिटल रिसीट्स। कैपिटल रिसीट्स क्या है? विच क्रिएट्स लायबिलिटी और रिडक्शन इन असेट्स ऑफ गवर्नमेंट इज नोन एज कैपिटल receipts. The receipts which creates no liability and no reduction assets is known as revenue receipts. Revenue receipts furtherly divide into two types. One, tax revenue. Second, non-tax revenue. Tax revenue, that receipts which comes from various taxes. Various taxes is two types. First, direct tax. Direct tax imposed on property and income of individuals and payment by same person. Indirect tax is imposed on goods and services and the payment is shifted to another person. And non-tax revenue. Non-tax revenue, the receipts of government which comes from revenue sources other than taxes, जिसमें फर्स्ट आपको बताया रिकवरी ऑफ इंटरेस्ट ऑन पब्लिक लोन्स और पब्लिक डेट, सेकेंड प्रॉफिट ऑन PSUs, थर्ड फी एंड फाइन, फोर्थ गिफ्ट एंड ग्रांट्स। ये मैंने आज की वीडियो में इतने टॉपिक कवर कर लिए हैं स्टूडेंट्स। अब आप इस वीडियो को आराम से देखिए, समझिए। कोई कन्फ्यूज़न, कोई डाउट है आप मेरे साथ शेयर कीजिए, मैं आपके सारे डाउट्स और कन्फ्यूज़न क्लियर करूँगा। और नोट्स प्रिपेयर कीजिए, गूगल क्लासरूम में भेजिए ताकि मैं उनको चेक कर सकूं। नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को लेकर डिस्कस करेंगे जो होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। उसके बाद कैपिटल रिसीट्स को हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर को डिस्कस करेंगे। ओके, तब तक के लिए आप इस वीडियो को अच्छे से देखिए, समझने की कोशिश कीजिए, नोट्स तैयार कीजिए और गूगल क्लासरूम में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।